ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ये पेपर है जो मेमोरी बेस्ड है, अवेलेबल हुआ है, तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सबने बहुत अच्छा किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ से हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे गए हैं। तुम अभी मैं करवाता हूँ, अगर जिसने भी ऑनेस्टली किया होगा देखा होगा कि डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन एकदम NCERT का है। कह रहा है इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म। एकदम NCERT का है भाई। NCERT ने 3 रिएक्शंस दिए हैं, मैं लेके आता हूँ इसको सामने। ये देखो यही इतनी कहानी दी है NCERT ने बस। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड पहला चीज़ क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड जब भी बनेगा 1 3 5 7 यानी ऑड में बनेगा पहला चीज़। ठीक है ना, और F7 तक मतलब इंटर हेलोजन, ये एक हेलोजन ये दूसरा हेलोजन, डैश वाला दूसरा हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये XF7 तभी बनेगा जब इसका साइज़ काफ़ी लार्ज हो, इसीलिए जनरली ये सब आयोडीन के साथ पॉसिबल है। F7 F5 तक ब्रोमीन के साथ पॉसिबल है। और इवन नंबर वाले XX2 यानी ClF2 इस तरह का कोई पूछे एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ClF3 यस करेगा क्योंकि ये इस फॉर्मेट का है, ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये इवन वाले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद यही 3 रिएक्शंस दिए हैं, इसी में से ये वाला भी पूछा गया है। Cl2 का F2 से रिएक्शन कराओगे ClF, Cl2 का F2 से रिएक्शन कराओगे ClF3 अगर एक्सेस में लोगे तो। आयोडीन क्लोरीन को इक्विमोलर में ICl, अगर एक्सेस में क्लोरीन लोगे तो ICl3। अगर ब्रोमीन लोगे F2 के साथ तो BrF3, और अगर एक्सेस में लोगे तो BrF5, यही दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या, मान लो अब इंटर हेलोजन कर ही रहे तो ख़त्म ही कर देते ना, क्यों छोड़े। इसके अलावा NCERT ने और इतना दिया हुआ है इंटर हेलोजन के बारे में। क्या क्या है, ये कोवेलेंट और डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ऑल आर वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड एक्सेप्ट ClF, ये गैस होता है, हाईलाइटेड है। XX डैश की फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वगैरह वगैरह, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो स्लाइटली हायर होता है। मीन्स अगर Cl2 और Br2 इनका इंटर हेलोजन कंपाउंड लोगे तो जो ClBr बनेगा, ओके, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हटा दो तो बाकी सब इनके बीच में लाई करेगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर साइड में जा सकता है। ठीक है, मान लो ये 50 है और ये 70 है तो 70 से ज़्यादा हो सकता है। तो यही चीज़ ही कह रहा है। उसके बाद है XX डैश, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, एक क्वेश्चन में आ चुका है ये। XX डैश जो होता है X2 से मोर रिएक्टिव होता है सिर्फ फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन का इंटर हेलोजन कंपाउंड लेस रिएक्टिव होता है। तो अगर ClF है ICl है तो ये अपने Cl2 और I2 से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ClF है तो Cl2 से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ICl है तो I2 से या Cl2 से, दोनों से ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन सिर्फ इस केस में फ्लोरीन के इंटर हेलोजन में प्रॉब्लम है। जैसे ClF है, ये फ्लोरीन का इंटर हेलोजन कंपाउंड है, तो ये F2 से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो एक्सेप्ट फॉर F2, ठीक है, बाकी जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं अपने ओरिजिनल मदर हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 एसिड्स बनेंगे, एक HX एक HOX, यही फॉर्म होगा। जैसे कि मान लो ClBr ले लो आप, इसको आप H2O से ट्रीट कर दो तो ये HCl बनाएगा प्लस HOBr बनाएगा, इसी की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज़ मोर रिएक्टिव तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, और इधर से H प्लस एंड OH माइनस आएगा तो H प्लस Cl के साथ HCl और OH इसके साथ HOBr। इट इज़ नॉन एक्वा सॉल्वेंट। ओके, तो ये एक अच्छा नॉन एक्वा सॉल्वेंट भी होते हैं बहुत सारे केसेस में। जैसे हमें पानी नहीं चाहिए, कोई और सॉल्वेंट चाहिए तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट NCERT ने दिया हुआ है, कभी भी पूछ सकता है। कह रहा है कि ClF3 एंड BrF3 इज़ यूज्ड फॉर यूरेनियम 235 एनरिचमेंट बाय मेकिंग UF6। इसकी एनरिचमेंट करने में हेल्प करता है, यूरेनियम के कंसनट्रेशन को बढ़ा सकता है। तो बस भाई इतना ही है इंटर हेलोजन का, आज ये वाला पूछ दिया गया है। आते हैं, आज मैं यहाँ वीडियो ऑन करना भूल गया था। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो करेक्ट दे दिया है BR5 जो मैंने समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट चेंजेस ऑन डीनेचुरेशन। देखो डीनेचुरेशन का मतलब होता है हीट करना। अब हीट करने से क्या होता है, H बॉन्ड टूटता है। तो ये ऑलरेडी प्रीवियस PYQs में है, जिसने भी मेरा देखा होगा बायोमॉलिक्यूल का, ये 20 बार आ चुका है, ना जाने कितनी बार मैंने इसे कराया है। तो सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्डिनरी ये जो केसेस हैं इनमें H बॉन्ड होता है, हीट करने पे ये H बॉन्ड टूट जाता है, तो इनमें H बॉन्ड टूटने के चांसेस है। प्राइमरी एक सिंगल लेयर होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। सेकेंडरी में क्या होता है, 2 प्राइमरी के बीच में H बॉन्ड सब होते हैं, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में आपस में H बॉन्ड हो, इनके बीच में H बॉन्ड हो। तो ये H बॉन्ड टूट के फाइनली इन सब की डेस्टिनी है प्राइमरी, इसीलिए प्राइमरी का डीनेचुरेशन नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई H बॉन्ड नहीं है। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। आप लोग को एकदम रटा हुआ होगा ये,
ठीक है। ये इन्वायरमेंटल का जो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, प्लस दो मैंने PYQs बनाए हैं, सारे यही रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं हर बार। एक बार मैं थ्योरी पे फिर से लेके चलता हूँ। देखो आप लोग, यही थ्योरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है क्लासिकल स्मॉग का पार्ट है SO2, जो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग में NO2 NOO3, इसके अलावा ये सब आपस में जो हाइड्रोकार्बन के HC मतलब हाइड्रोकार्बन, NO2 NO नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड O3 होता है। जो हाइड्रोकार्बन है वो NO2 और O2 से रिएक्ट करके क्या क्या देता है, एक्रोलीन, पैन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो यही सारे कंपोनेंट है, एक्रोलीन, पैन, फॉर्मल्डिहाइड, यही सब तो हैं इसके कंपोनेंट्स। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब SO2 आंसर हो जाएगा, वो फोटोकेमिकल का नहीं, रेदर क्लासिकल स्मॉग का पार्ट है। ये क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का पूछा हुआ है, जो मैंने PYQ बनाया हुआ, जिसने भी वो करके आएगा एक बार में। नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मान लो फंस सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये अगर नहीं पता है नहीं कर पाओगे, तो ये ऐसे क्वेश्चन से सोचा ही नहीं जाता, ये सब छोड़ दिया जाता है। वैसे है क्या ये, CH2OH, ग्लिसरॉल मैं लिख रहा हूँ, OH, यहाँ पे एक H, एक दो, ये H नहीं होगा, फिर यहाँ पे आ जाऊँ CHHOH, ये ग्लिसरॉल, 3 OH होते हैं। इसको KHSO4 से ट्रीट करोगे तो डिहाइड्रेट कर देगा इसको। H2SO4 का भाई है, अरे कंसनट्रेटेड H2SO4 सबको पता है बचपन से कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो KHSO4 उसी का भाई है। तो KHSO4 इससे जब डिहाइड्रेट करोगे इसको तो डिहाइड्रेट होगा, ये पानी निकला, ये पानी निकला, पानी निकल के डबल बॉन्ड आ जाएगा। इट मीन CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड CHOH। अब ये टाउटोमराइज हो जाएगा, इट विल गेट टाउटोमराइज, ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ पे, और टाउटोमराइज होते ही ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ओके, तो ध्यान रखना यही एक्रोलीन है, दिस इज एक्रोलीन। तो एक्रोलीन ये करेक्ट स्टेटमेंट है पहला वाला तो, और ये इसने तो खुद ही दे दिया है, ये कलरलेस होता है, येलो होता है, तो ये जो फ्रूटी स्मेल है एक्रोलीन का, येलो लिक्विड, पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, इसने जो दिया मैं उसको करेक्ट मान लेता हूँ, और इसका मैंने रिएक्शन बता दिया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आप छोड़ सकते हो। देखो मेलामाइन, अभी मैंने जो बायोमोलिकुल्स का बनाया उसमें भी ये मिल चुका है, और मैंने बताया भी था कि एडवांस में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मेलामाइन में क्या था, मैंने बताया भी था कि एडवांस में क्या पूछा है, मेलामाइन में कितने नाइट्रोजन है। अगर तुम लोग को स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने बताया था ऑल्टरनेट नाइट्रोजन बैठा दो, ओके, और यहाँ पे NH2 दे दो, यही मेलामाइन है। इसका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, जो मैंने पॉलीमर का लेक्चर भी तैयार किया है, इसका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मेलामाइन क्रॉकरीज बनाने वाला मेलामाइन फॉर्म होता है। तो मेलामाइन और SCHO से मेलामाइन पॉलीमर बनता है, जो कि क्रॉकरीज में यूज़ होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड पहले ही दिख गया, ठीक है। बाकी कुछ दिया नहीं है, जो इसने दिया है उसी के फॉर्म में। मुझे लगता है या नहीं है कि इतना ईजी पूछेगा फॉर्मेल्डिहाइड, मुझे लगता है ये पूछा जाना चाहिए था। एनीवे आ गया है, वही इसने लिख दिया। ये ऑलरेडी अभी जिसने भी वॉच किया होगा मेरा बायोमॉलिक्यूल, तुरंत करके आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने S ब्लॉक का 3 वीडियो बनाया था, ओके, उसमें डेंसिटी का ऑर्डर, और उसमें मैंने बताया भी था, मैं एक बार फिर से वो दिखाता हूँ, वो स्लाइड देखो, यही है स्लाइड। ये आप लोग को मैंने ये वीडियो बना के ऑलरेडी दे दिया है, समझा दिया है। इसमें मैंने बोला भी था कि क्या होता है, डेंसिटी बढ़ता है पोटेशियम पे, सिर्फ कम होता है। तो LiNa फिर K का कम हो जाएगा, RbCS, यही ग्राफ है, धनाधन करके आओगे। ये मैंने बताया था LiNaK लेस डेंसर देन वाटर, ओके। तो Li से ज़्यादा K होगा, फिर उससे ज़्यादा Na, RbCS, यही आंसर होना है। देखो इसने करेक्ट आंसर दिया D, Li से ज़्यादा Na से ज़्यादा, Li से ज़्यादा K से ज़्यादा Na, RbCS। इसमें बढ़ता है, मैंने बता रखा है, एक ही एक्सेप्शन आता है जो अभी मैंने बताया, K, LiNaK, RbCS। ऐसा होता तो एक्सेप्शन नहीं होता, ये जो K होता है ये नीचे चला जाता है, तो LiNa ये K हो जाता है, RbCS, ख़त्म, बस। आगे बढ़ते हैं, ये फैक्ट बेस्ड है, नोबडी कैन हेल्प, नेचुरल फंक्शन से इनहिबिट करता है, ठीक है, एंटागोनिस्ट कहते हैं इसे। आयुपेक नेम ऑफ 103, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसने भी वॉच किया होगा डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। अगर मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का आपने वीडियो वॉच किया होगा तो आप इसको डायरेक्टली और बहुत कंफर्टेबली ईजिली कर लोगे। क्या होता है, इसके लिए अन, 0 के लिए नील, और इसके लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई, बस लास्ट में EM लगाने का कल्चर है, IUM, ट्राईयम। तो अन नील ट्राईयम, अन अगर ये होता तो अन नील टेट्रियम, ठीक है।
तो इस ढंग से हम कहेंगे। तो अनिलट्राइयम ये रहा सी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, अगर तुमने देखा होगा। देखो सारे ही क्वेश्चंस रिपीट PYQ से मिल रहा है हमें। ये तो 2000 मैं भूल गया क्योंकि इस बार मैंने अभी एक महीने में 2 PYQs कोऑर्डिनेशन के बनाए हैं। एक 2021 का बनाया था, जून जुलाई शिफ्ट का, और दूसरा मैंने 2022 शिफ्ट का बनाया है। तो इसीलिए ये कहाँ पे है नहीं पता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि E इज इक्वल टू HC/λ होता है। तो डिनोमिनेटर में मिनिमम पुट करोगे तो मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जब इसकी स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी, डेल्टा नॉट सबसे ज़्यादा होगा। ये रहा, सबसे ज़्यादा होगा। ये डेल्टा नॉट सबसे ज़्यादा कब होता है? सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। ये सारा लैंग्वेज आपको याद आ रहा होगा जो मैंने बताया था। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का तो आप कहोगे सर इसमें हर जगह कोबाल्ट +3 में है, हर जगह +3 में है। मैं कहूँगा तब तो फिर ख़त्म हो गया। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए, पहले तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, अगर ये सेम हो जाए तो फिर स्ट्रेंथ, SFL के केस में ये डेल्टा नॉट हाई होता है। SFL अगर होगा तो हाई डेल्टा नॉट होगा। तो ये रहा SFL, तो इसीलिए SFL होने के कारण उस केस में सबसे हाई डेल्टा नॉट होगा और इसीलिए मिनिमम वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। डायरेक्ट बी एकदम सही दिया है इसने। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो अभी तक जो जो मैंने कराया वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखो, अगर किसी ने इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ मेरा 5F वाला अगर ट्रिक देखा होगा तो अपने आप कर लोगे। 5F में क्या होता है मैंने बता रखा था, एक्टेनाइट सीरीज़ होता है AC, और थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, AC से शुरू होता है। AC थापा उनपू, था पा UNPPU, थापा उनपू, आम कम बक, काफ़ी है इसके लिए FM, MD नालर। ये देखते ही कोई भी बता देगा कि LR होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से F शुरू होता है। देखो 5F सीरीज़ आपको लिखना है क्योंकि 5F इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे क्या होता है, 5F1, 5F2, एकदम यही मैंने बता रखा। 5F3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, रुक जाओ। तो यहाँ पे 5F14 होगा एंड 7S2 N होगा। तो इसमें तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक और मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। तो इसमें आओगे तो 5F14, 7S2 एंड 7P1 आएगा, एक अगला वाला, यानी LR हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। मैंने ऑलरेडी 4F और 5F के ट्रिक का वीडियो बना रखा है, आप जाके वॉच कर लो, ठीक है। बहुत इजीली आप उन सभी चीज़ों को कर लोगे। और ये बहुत बार D और F ब्लॉक जिसने भी किया होगा उसमें बहुत बार ये आ चुका है। तो डायरेक्ट इसने दे दिया था इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर ये हटा दोगे तो NO हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो फिर से, ये अभी जिसने भी मेरा जो मैंने 2 दिन पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का बनाया 2022 का, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं है? तो मैंने बताया था N, और L की वैल्यू होती है N-1 तक, 0 से इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखते हैं, L होता है 0 to N-1 तक। तो यानी L कभी भी N के बराबर नहीं हो सकता है, उससे एक कम ही रहेगा L की वैल्यू। ये देखो यहाँ पे बराबर कर दिया, तो सीधे हम मार्क करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। नॉट पूछा था ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, अगेन डायरेक्ट NCERT से, और मैंने इसका वीडियो भी रिलीज़ किया था ग्रुप 13 का, जो आप लोगों ने वॉच भी किया होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर उस पार्ट को लेके आता हूँ। ये देखो ये आ गया BF3LiH, वही NH दिया है, B2S6 बनता है, डायरेक्ट NCERT का। यही तो रिएक्शंस था जो मैंने डिस्कस भी किया था वहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो तुरंत का, जिसको साफ़ सुथरे ढंग से लिखा था, BF3LiH B2S6, ओके। तो वन शॉट वीडियो में ये ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है बहुत सारे PYQs में। जब भी B2S6 मिला था तो ये पार्ट देखो, ये मैंने थ्योरी बना के बताया था, उसी में ये चीज़ समझाया था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, BF3 को LiH से ट्रीट करेंगे, B2S6 बनेगा, यही क्वेश्चन है। तो देखो ये प्रोडक्ट B2S6 पता चल गया हमें, तो B2S6 तो पता ही है, इसने स्ट्रक्चर बना दिया, तो मैं दोबारा क्या बनाऊँ। तो 4 बॉन्ड है, तो इसीलिए sp3, ये मैंने ये सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहा था pK वैल्यू ऑफ वीक एसिड HA इतना दिया हुआ है, pK भी वीक बेस इतना दिया हुआ है, द pH ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। वीक एसिड वीक बेस का
सॉल्ट है, तो डब्लू 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 सॉल्ट, डब्लू डब्लू सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्लू होता है, तो जिसको हम 7 लिख सकते हैं, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। सीधी सी बात है, एडिशन, इसमें एक्चुअल में कन्फ्यूज़न होता है, स्टूडेंट बहुत कहता है कि सर किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस। मैं कहता हूँ ए है तो एडिशन, तो ए के साथ प्लस, पी के साथ माइनस। अब यहाँ पे मैं आपको आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, 3 सॉल्ट होते हैं, अगर आ गया है तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, मौका भी मिल गया मुझे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ रिलेवेंट फॉर्मूला क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, 3 केसेस बनते हैं हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट में। देखो, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में एक सॉल्ट होगा WS सॉल्ट, दूसरा होगा SW सॉल्ट, तीसरा होगा WW सॉल्ट, जो अभी प्रेजेंट पूछा है। जो स्ट्रांग होता है, पहला वाला जो कंपोनेंट है ये एसिड के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला बेस के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसमें वीक एसिड स्ट्रांग बेस है, इसका नेचर होना है बेसिक। तो आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, pH इज इक्वल टू 7, अब बेसिक नेचर होना है तो 7 से ज़्यादा pH होना है, तो दोनों टर्म प्लस में, हाफ पी के वीक है एसिड तो पी के ए प्लस हाफ लॉग ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ये फॉर्मूला। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक नेचर होगा, तो इसीलिए 7 में दोनों टर्म माइनस होंगे, यही दोनों टर्म रहने हैं फॉर्मूले में और कुछ नहीं, तो 7 माइनस आएगा हाफ पी के बी, क्यों, क्योंकि जो वीक होता है उसी का के बी एग्जिस्ट करेगा ना, एसिड था तो के एग्जिस्ट कर रहा था, बेस है तो के बी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन रखना माइनस में, यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में होगा, दोनों टर्म माइनस हाफ लॉग ऑफ सी, ये सी कहीं पे भी है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो गिवन होगा आपको। यहाँ पे आते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है इसका पीएच, तो आप कहोगे सर क्या होगा फॉर्मूला, तो मैं कहूँगा देखो 7 दोनों ही टर्म इसमें, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, ये दोनों टर्म आने हैं क्योंकि दोनों ही वीक हैं, एसिड के लिए के, इसके लिए बेस, अब कौन प्लस कौन माइनस, तो एडिशन के लिए ए होता है तो के प्लस में होगा, हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, कोई कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं, तो ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या इसका पीएच कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होगा, तो नहीं होगा। यही 3 फार्मूला है, इसको पिक करके हमें सॉल्व करना है। तो ये देखो इसने सॉल्व भी कर दिया है, तो मैं क्या करूँ, इसको ये हाफ इसने कॉमन कर लिया और इसको पूरे को एक साथ लिख दिया, बाकी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। इन केस, अच्छा ये मैंने पी यहाँ छूट गया मेरा, पी उस जगह पे पी छूट गया था। पी का मतलब, पी के का मतलब भी बता देता हूँ, पी के का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ के। अब माइनस लॉग के की वैल्यू, अच्छा इसने डायरेक्ट पी के ही की वैल्यू दी है, फालतू में मुझे लगा के दिया हुआ है, ये हटा दो, ये अभी इसके लिए वैलिड नहीं है, डायरेक्ट पी के की वैल्यू दे दी है और पी के बी की वैल्यू दी हुई है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, देखो मेटलर्जी का 2022 का रिपीट क्वेश्चन, जिसमें मैंने पूरी कॉपर की मेटलर्जी बताई थी आपको, ठीक है, और आप लोग कमेंट करके भी लिख रहे थे, एक क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे मेरे को कि सर आपने उल्टा बता दिया, उल्टा बता दिया। डायरेक्ट वही कॉपर की मेटलर्जी आ गई, स्लैग। कॉपर की मेटलर्जी में यही कहानी पूरा एज इट इज़ मैंने बताया था कि जो कॉपर का सल्फाइड बनता है, इसको हॉट एयर से ट्रीट करते हैं, FeO बनता है, उसके बाद सैंड डालते हैं, FeSiO3 बनता है, यही स्लैग है। डायरेक्ट पूछ दिया FeO, अच्छा इसने पूछा क्या है, कम्स आउट एज स्लैग, अच्छा कौन सा कम्स आउट एज अ स्लैग, मुझे लगा स्लैग का फॉर्मूला पूछा है, कौन स्लैग की तरह बाहर निकलता है, ओके। तो FeO, ऐसे भी भाई कन्फ्यूज़न इन्हीं दोनों में होता है ना, बहुत बार मुझे भी कन्फ्यूज़न होता है क्या पूछना चाह रहा है FeO के बारे में, कि क्योंकि FeS होता है पहले इसको FeO बनाते हैं, क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन दिया है Fe का, डायरेक्ट टिक करो। ये अभी मैंने कल जो वीडियो बनाया है उसमें ये क्वेश्चन था, ये किस में था ये क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स में था या फिर शायद उसमें था सॉलिड स्टेट में, किसी में ये था जहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाया था। और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या मैंने बताया था। मैंने बताया था कि आप N2 का और O2 का याद रखना। N2 के इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, इससे कम जाओगे N2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो यानी इलेक्ट्रॉन 13, बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा कम, और N2 से ज़्यादा जाओगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर कम, N2 मैक्सिमम स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन 15 कर दोगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब इसके बाद आधा आधा कम होता जाएगा, ओके, यानी O2 प्लस ले लो, 15 के बाद 16, O2 प्लस ले लो, O2 से कम, वही इलेक्ट्रॉन मैंने 16 कर दिए, 15 के बाद 16, फिर से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा और आधा, 2.5 से आधा कम, इसका होता है 2। एक मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, एक मिनट मुझे सोच लेने दो, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से, मिस्टेक पता चल गया, ये मैंने 16 जो लिखा है ना, ये 16 नहीं है, ये 15 ही है। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, इससे एक आगे बढ़ना था, मैंने N2 ही रिपीट कर दिया,
ये N2 माइनस है, तभी इसके इलेक्ट्रॉन 15 होंगे। O2 प्लस लोगे तो ये 15 ही होगा, ठीक है, या ऑब्लिक कर दो O2 प्लस, दोनों एक ही केस होगा, इसीलिए गड़बड़ हुआ था मेरे से। हाँ, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन 15 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर वही N2 से एक आगे बढ़ गए, 14 से 15 पे गए तो बॉन्ड ऑर्डर 10। 16 खुद इसका होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इससे आधा कम 2। फिर ऑक्सीजन के बाद भी ध्यान रखना O2 नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन 17 O2 में 16 थे, एक माइनस दे दिया, मतलब एक बढ़ गया, माइनस यहाँ दे देते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन 17, इसका बॉन्ड ऑर्डर और कम आधा 1.5। एंड पेरोक्साइड O2 2 नेगेटिव, यहाँ तक याद रखना है, यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अब इसमें कहाँ कहाँ पूरी पेयरिंग है, तो मैंने कल ही बताया था, ये होता है डाईमैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, N2 होगा डाईमैग्नेटिक, ये कल ही एक वीडियो में बताया था। बाकी जितने भी हैं दे ऑल आर कल आप मेरा जो वीडियो आया था ना, अब मैं एग्जैक्ट भूल गया किस में, एक बार मैं चेक कर ही लेता हूँ। ये देखो काइनेटिक्स का वीडियो आया था, काइनेटिक्स का मैंने वीडियो बनाया था, उसी में ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, वहीं पे यही चीज़ जो भी मैं समझा रहा हूँ वही समझाया था मैंने, वहाँ पे भी बताया था कि देखो O2 2 नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ये डाईमैग्नेटिक होगा, और N2 डाईमैग्नेटिक होगा। एग्जैक्ट ये आ गया आज, ये मेरा वीडियो है जो मैंने कल लॉन्च किया था, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में, उसी में लॉन्च किया था, और ये क्वेश्चन आ गया हमारा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन बदल सकते हैं। देखो इसी कॉन्सेप्ट जिसने भी पढ़ा होगा अगर ढंग से, वो करके आएगा, डेफिनेटली करके आएगा। तो वही यही दोनों हैं जो मैंने वहाँ पे बताया था, यही दोनों आ गए, 2 आएगा इसका आंसर। कह रहा था टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब कितने डबल बॉन्ड है, ओके। ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का ही काउंटिंग हो, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की काउंटिंग, तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं 1 और यहाँ पे 2, तो इसीलिए इसके टोटल 3 हो गए अनसैचुरेशन। यहाँ पे भी 2 और 1 3, इसके भी 3 हो गए अनसैचुरेशन। यहाँ पे भी 3 1 इसमें सॉरी 2 और यहाँ पे 1, इसमें भी 3 हो गए अनसैचुरेशन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है 2 और यहाँ पे 1 3, इसमें भी हो गए, सारे इक्वल हैं, इसीलिए इसने 4 आंसर मार्क किया है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये इसने सोल्यूशन दिया है, ओके। इतने ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कि हम पहुंच चुके थे, शायद जितनी मेमोरी बेस्ड पे मिल पाई है ना उतना ही क्वेश्चन इसने दिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि टोटल कंप्लीट हुए होंगे क्वेश्चंस, बाकी अगर मुझे कोई दूसरा पेपर मिलेगा तो जो लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस होंगे उसको मैं करा दूंगा, ओके। तो आप डेफिनेटली PYQ करके जाओ, देखो बहुत इजी गोइंग है, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आ गए, इन सारे पेपर को करने में कोई टाइम नहीं लगना है, बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा।